हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। आज हम करेंगे हेनरी फेयल से रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हेनरी फेयल और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो आए हुए हैं आपके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डिजिटल प्लस बी में, जिसमें भी उसके पीवाईक्यू आए हुए हैं उससे रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हेनरी फेयल जी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देख लेते हैं। हेनरी फेयल, हेनरी फेयल आपके क्या नाम है, इनका जो टाइम था 1841 से 1925 तक इनका टाइम था। मतलब यहाँ बर्थ हुआ, 1925 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है, और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट जो है आपका, ये एक पीवाईक्यू भी है। ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फेयल जी जो थे वो एक आपके माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है ना, एंड मैनेजमेंट थिंकर भी थे। मैनेजमेंट थिंकर भी थे, और ये कहाँ के थे? ये आपके थे फ्रांस के। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा गया है कि हेनरी फेयल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये आपके बिलोंग करते थे फ्रांस से। तो ये सारी चीजें इनके बारे में आपको याद रखनी है, जो पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये कौन से आपके लेवल की बात करते हैं? ये फोकस करते हैं आपका, फोकस करते हैं टॉप लेवल पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको फोकस करते हैं। ठीक है, इसको ही आप कह सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कह सकते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ना, सारे ये की वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है और पेपर में पूछे जा सकते हैं कि हेनरी फेयल जी का कौन सा अप्रोच था? तो टॉप डाउन अप्रोच था। फोकस किस पे करते थे? टॉप लेवल पे करते थे। कंट्री फ्रांस। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1916 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसका क्या नाम है? जनरल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट उस बुक का नाम है। जो कि ये बुक पहले थी आपकी फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज में थी, फिर इसको बाद में ट्रांसलेट करा फ्रेंच टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ये सारी चीजें कुछ बेसिक आपको पता होनी चाहिए। बाकी और जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी दिए थे, है ना। 14 प्रिंसिपल्स भी दिए थे जो फेमस है, और उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका 14 प्रिंसिपल्स के मैं नाम बता देती हूँ, नाम के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती चलूंगी। जैसे कि पहला है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, कि लेबर का डिवीजन करना चाहिए स्किल के हिसाब से। अगर नेक्स्ट आपका रहेगा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए अथॉरिटी के लिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग ना। वर्कर्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनकी क्या अथॉरिटी है एम्प्लॉय की, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो बन सकता है वो है डिसिप्लिन। मतलब जो रूल रेगुलेशन है उसको कंसिडर करना है, अच्छे से करना है, तो वो डिसिप्लिन हो गया बाय एम्प्लॉयज। अगला आपका हो सकता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सबको सैलरी अच्छे से मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव, बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायस नहीं होना है। रेम्यूनरेशन वर्क के हिसाब से सबको इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, अगला आपका हो सकता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? कि जो कमांड एम्प्लॉय को मिल रहा है वो एक सीनियर से मिले, एक सीनियर से मिले, अलग अलग कई सारे सीनियर उसके ना हो, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, सिक्स्थ आपका है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब सभी की जो डायरेक्शन है एक ही गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, टॉप लेवल का हो, लो लेवल का हो। तो सबका जो डायरेक्शन है ना, वर्क जो भी वो वर्क कर रहे हैं, वो एक गोल को, जो कंपनी का गोल है उसी को अचीव करने के लिए सभी वर्क कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, या जो भी उन्हें मिला है वर्क करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मतलब एम्प्लॉयज में डर ना हो कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। उनको नौकरी करने मतलब जॉब का अच्छा खासा उनका टाइम है, उनका टेन्योर स्टेबल है, उन्हें निकाला नहीं जाएगा। वहां पे वो काम करेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे। ऐसा उनको मोटिवेशन की तरह भी ये चीज काम कर सकती है, जो वो कंपनी का भला सोच पाएंगे। अगर उनका खुद की ही स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो कंपनी का भला नहीं सोचेंगे, वो पहले अपना सोचेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट होगा सबऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पे ध्यान ना देके कंपनी के गोल पर ध्यान देना है। ठीक है ना? इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, कंपनी का इंटरेस्ट क्या है उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका हो सकता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ना बैलेंस होना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन होता है कि एक व्यक्ति है वही सबसे कनेक्ट है, ठीक है ना, वो किसी को अथॉरिटी और दे ही नहीं रहा है। तो ये आपको जो इनका कहना है कि टॉप लेवल में होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप लेवल में होना चाहिए और बाकी जो मिडिल और लोअर लेवल है उनमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को आगे काम कराने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उनको आगे अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक ऑर्डर। तो एवरीथिंग एट इट्स राइट प्लेस। ऑर्डर कहता है एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस, चाहे वो गुड्स हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी चीज हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 जो होगा इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी और इक्वालिटी दो वर्ड्स होते हैं। इक्वालिटी होती है सबको बराबर मिलना, इक्विटी होती है सबको जरूरत के हिसाब से मिलना। तो सबको एम्प्लॉयज जो है जो भी चीज उन्हें मिल रही है, हेल्प हो गया, इंसेंटिव हो गया, जरूरत के हिसाब से मिले। ठीक है, सबको एक जैसा ना मिले। किसी की जरूरत ज्यादा है या फिर किसी ने प्रोडक्शन ज्यादा किया है तो उसको इंसेंटिव ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको 1000 रुपीज फिक्स कर दिए इंसेंटिव के, तो वो ज्यादा करने पर ध्यान नहीं देगा ना एम्प्लॉय के। जब वो 1000 ही रुपीज मिल रहे हैं तो किसी की अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो उसका इंसेंटिव भी ज्यादा होना चाहिए, तो उसे आप इक्विटी कह सकते हैं। अगला होता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का एक चेन होता है, उसको फॉलो करा। जैसे जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है ए और यहाँ दो डिपार्टमेंट्स है ये, तो दो डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉय, ये अगर कोई पॉलिसी को भेजेगा तो यहाँ पर मानिए बी, सी और डी, तो बी से सी के पास और सी से डी के पास, और कोई कम्युनिकेशन करना है तो डी से सी, बी फिर ए के पास जाएगा। इसको इस तरीके से स्केलर चेन कहते हैं। और इधर भी हम ई, दूसरा डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ई, एफ, जी और एच ऐसे रख सकते हैं। इसे स्केलर चेन कहते हैं। ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है, अभी स्केलर चेन में बताएंगे थोड़ा देर में। अगला है इनिशिएटिव। मतलब सभी एम्प्लॉयज को फ्रीडम होना चाहिए इनिशिएट करने के लिए, कुछ नया गुड आइडियाज उनके एक्सेप्ट करने चाहिए अगर उनके आइडियाज हैं, मतलब उन्हें पार्टिसिपेटिव रोल देना चाहिए। ठीक है। और आपका लास्ट है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। लास्ट है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। इसका मीनिंग है टीम स्पिरिट, है ना, टीम स्पिरिट या टीम वर्क। तो मतलब टीम में वर्क करना है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल वर्क नहीं करना है। इंडिविजुअलिटी से वीकनेस रहती है और आप टीम में काम करेंगे तो सिनर्जी होती है। सिनर्जी, सिनर्जी का क्या मतलब है? एक वर्ड होता है सिनर्जी। सिनर्जी का क्या मतलब होता है कि सिनर्जी से अगर 1+1 करेंगे तो 11 होंगे, दो नहीं। मतलब ग्रुप में काम होते हैं तो ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं स्केलर चेन की। स्केलर चेन में पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यूज में कि गैंग प्लैंक क्या होता है। तो गैंग प्लैंक क्या होता है कि जब ये वाला जो सी है और यहाँ पर जो एफ है, इन दो डिपार्टमेंट्स के व्यक्ति ये दोनों सेम लेवल पर हैं, ठीक है, और इनको आपस में बात करनी है। तो अगर ये स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो पहले बी से ये अपनी बात कहेंगे, फिर ए से कहेंगे, फिर ए ई से कहेगा और ई सी से कहेगा, फिर सी जवाब देगा ई को, ए के पास, बी के पास, तब सी के पास। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा, डिसीजन में डिले हो सकता है। तो ये डायरेक्ट अपने लेवल पर अगर बात करते हैं तो इसे कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है। ये चीजें हो गई जो आपको हेनरी फ्यूल से रिलेटेड जाननी थी। एक टॉपिक और है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हेनरी फ्यूल जी हैं इन्होंने आपके 6 डिपार्टमेंट्स की बात करी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 डिपार्टमेंट्स की बात करी है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं याद करने के लिए, फास्ट, सीएम। तो मतलब इन सब रिलेटेड से वर्ड, जैसे एफ से क्या आया हमारा? एफ से आया आपका फाइनेंशियल या फाइनेंस कह सकते हैं ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ए से है आपका अकाउंटिंग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एस से है आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है। 4 टी से है आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट। एंड आपका फिफ्थ है सीएम, ये है आपका कमर्शियल, जहाँ सेल परचेज इन सब की बातें होती हैं। एंड 6 एम है आपका मैनेजमेंट। ठीक है। इससे ज्यादा
और आपको कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है हेनरी फ्योल जी के बारे में। हेनरी फ्योल में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा क्या होता है ना कि जब आप किसी-किसी का होता है कि पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ते-पढ़ते तो लगता है कि हाँ, सब समझ आ रहा है, लेकिन बुक बंद होने के बाद ही सब चीज़ दिमाग से गायब हो जाती है। कुछ लोगों को सुनने से ही समझ में आता है, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो आप इसको बहुत ही स्पीडली बताया है, जो कि आपका टाइम भी कम लगे, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये हेनरी फेयल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और पीवाईक्यू ही आप इन्हें कहिए, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आए हुए हैं पीजीटी कॉमर्स के, जो कि केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एससी वगैरह में है, आए हुए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस। इसके बारे में हमने अभी भी बात करी थी, ये बात कर रहा है ऑर्डर की, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, एवरी प्लेस फॉर सबके लिए एक जगह होती है और सब अपने सही जगह पर होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेयर प्रिंसिपल विच एम्फेसाइज ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट, मतलब ओबीडियंट होना चाहिए चीजों को लेकर और रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बात करता है डिसिप्लिन के बारे में। ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स ये ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड्स हैं। कहीं भी आप बात करते हैं तो ये डिसिप्लिन की बात कर रहा है, ठीक है? ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ना, इनसे कीवर्ड्स पूछे जाते हैं कि कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो कीवर्ड्स ध्यान रखने बहुत जरूरी है। द प्रिंसिपल विच सेज दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात हो रही है, शुड बी सबऑर्डिनेट, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट मतलब नीचे रखना है। तो क्या है बी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट चलिए, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज फेयर रेम्युनरेशन, तो ये तो रेम्युनरेशन ही है ना, कि सही रेम्युनरेशन मिले सबको। अकॉर्डिंग टू फेयल, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक व्यक्ति सेंटर में है और वही सबसे कनेक्ट कर रहा है, मतलब वो अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं दे रहा, सभी लोगों को इसी से ही बार बार आगे कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी काम हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल। हाँ, तो ये जो फेयल साहब है, हेनरी फेयल, सेंट्रलाइजेशन की ना टॉप लेवल के लिए बात करते हैं। इक्वल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन तो है ही, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी है वो टॉप लेवल पर सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं फेयल जी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6, प्रिंसिपल दैट प्रमोट टीम स्पिरिट, जो मैंने अभी आपको बताया एस्पिरिट डी कॉर्प्स को ही टीम स्पिरिट कहते हैं। आपको ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए, तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक, जो हमने अभी बताया, जो गैंग प्लैंक किससे रिलेटेड है? आपका स्केलर चेन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन चेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो क्या है गैंग प्लैंक में क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एट सेम लेवल, यही देखा था इस तरीके से, इसको गैंग प्लैंक कहते हैं, तो यही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेयर क्लासिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, जो हमने अभी मैंने लास्ट में आपको बताया कि उन्होंने 6 टाइप के डिपार्टमेंट्स की बात करी है। तो आपके वो कौन से हैं, आप ध्यान से दोबारा से देख सकते हैं, फास्ट सीएम करके। तो आपका एफ से क्या है? फाइनेंशियल, ए अकाउंटिंग, एस सिक्योरिटी, टी टेक्निकल, सी कमर्शियल और एम आपका है मैनेजमेंट, ठीक है? तो ऐसी 6 एक्टिविटीज की बात इन्होंने करी है जो बिजनेस में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है फेयल के अकॉर्डिंग। हाँ, ये वाला एक टॉपिक और है जो इन्होंने मैंने अभी आपको बताया नहीं, अभी मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन के साथ कि जो फेयल है, इन्होंने मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस की बात करी है। तो इन्होंने कौन से मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन के शॉर्ट में अगर हम देखें, पीओ ट्रिपल सी इन्होंने कहा है। तो पी फॉर आपका प्लानिंग है, ठीक है? पी फॉर आपका प्लानिंग है, ओ से आपका ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है? अभी जो 3 सी हैं इनका आपको ध्यान रखना है। पहला सी है आपका कमांडिंग, दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग और लास्ट वाला है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है? ये है। तो इन्होंने कहा है कि फ्योल साहब के हिसाब से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो ये आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग है। इसमें आपका अगर ये पॉइंट्स आप देखें तो स्टाफिंग को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है? तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेयर्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, अभी आपने पढ़ा क्या है फेयर्स में? पीओ ट्रिपल सी, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच प्रिंसिपल एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन एक जैसे हो, एक्शन एक जैसे हो और एक टुवर्ड एक गोल, टुवर्ड कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस गोल, तो ये है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा कि यूनिट ऑफ डायरेक्शन के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन भी यूज कर सकते हैं। अथॉरिटी रेफर्स टू, अथॉरिटी क्या होती है, जब हम किसी और को जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिम्मेदारी हो तो, ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ हक भी होते हैं, जो फैसला लेने का हो सकता है ना, कहीं पेमेंट करनी है या नहीं करनी है उसका खुद ही इंसान कर ले, तो उसमें क्या है, एबिलिटी टू, राइट टू गिव ऑर्डर, ये हाँ, राइट टू गिव ऑर्डर, अथॉरिटी देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये काम कराना है। ए कहता है बी से कि भाई आपको कार्ड प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो कार्ड प्रिंट बी जाएगा और उसे ऑर्डर देगा कि हाँ कौन से कलर का, कितना साइज, कितने नंबर, कितने दिन में मिल जाना चाहिए, तो ये ऑर्डर देने का भी हक बी का है, ठीक है, तो राइट टू गिव ऑर्डर उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अभी गिव ऑर्डर को तो अथॉरिटी कहते हैं। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, अब आपने कोई चीज लिया है काम, कि आपको काम करना है, उसकी अथॉरिटी आपको मिली है तो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि किसी के काम को पूरा करना है, ऑब्लिगेशन टू असाइन वर्क, आपके पास एक मतलब ऑब्लिगेशन है कि आपको जो काम मिला है वो करना होगा। अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मीन्स, अब इनिशिएटिव का क्या मतलब है, गुड आइडियाज वगैरह को एक्सेप्ट करा जाए, एम्प्लॉय शुड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड सजेस्ट गुड आइडियाज, अगर वो आइडियाज दे रहे हैं तो उनके आइडियाज पर भी बात होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन को आप क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ अथॉरिटी, इसको सभी कह सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्केलर चेन इस तरीके से होती है, जो अलग अलग लेवल पर है और सेम लेवल पे बात करना हो करते हैं अगर एम्प्लॉय, तो उसे क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फेयोल डेवलप्ड हिज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एज, वो क्या थे, वो देखिए इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, तो वैसे तो वो माइनिंग इंजीनियर थे, लेकिन जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए वो उन्होंने इंडस्ट्रीज के बेसिस पे, इंडस्ट्रियल मैनेजर, क्योंकि वो मैनेजमेंट थिंकर भी थे, तो वो इंडस्ट्रियल मैनेजर के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 17, फेयोल्स मैनेजमेंट थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, फेयोल की मैनेजमेंट थ्योरी को आप एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, साइंटिफिक कहते हैं, ह्यूमन लिसन कहते हैं, कंटिजेंसी, तो आप उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जनरल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं और मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये थोड़ा फेयोल का नहीं है, दूसरे का आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने डेवलप किया था, तो ये है आपके टेलर, FW टेलर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयोल एम्फेसाइज मैनेजमेंट एट, जो हेनरी फेयोल जी हैं वो मैनेजमेंट को मतलब किस कौन से लेवल की ज्यादा वो बात करते हैं, तो वो टॉप मैनेजमेंट लेवल की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, जो टेलर किसके बारे में बात करते हैं, तो टेलर जो है शॉप फ्लोर लेवल के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, टेलर, ठीक है, FW टेलर। 20 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, फेयोल्स प्रिंसिपल आर, फेयोल्स के जो प्रिंसिपल है वो कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, लीगल है, गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसे है, तो फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल है, तो मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा चेंज किया जा सकता है, रिजिड नहीं है, तो फ्लेक्सिबल है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ऑलमोस्ट सब कुछ था हेनरी फ्योल से रिलेटेड, और भी कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, जो हेनरी फ्योल से रिलेटेड था पता होना चाहिए था, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगी हो, टाइम ज़्यादा लगा हो, तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका EMRS का करीब है, तो EMRS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। एंड ये PDF अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन।